हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद यही करता हूं। और आप बिल्कुल स्वस्थ भी होंगे, अच्छे होंगे, और आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप पुनः सभी का स्वागत है। प्लीज़ आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो पटवार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको सबको आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का बेनिफिट मिल सके। हम सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप लोग इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में आप मुझे यहां पर सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से, और प्रवीण कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा कल से जो वापस फ्री सेशन जो लाए जा रहे हैं ये सारे आप लोगों को देखने को मिल सकेंगे, इनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मौर्यन एम्पायर की बात हो रही थी, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और मौर्य साम्राज्य की जो यहाँ पर कला आती है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें दोस्तों, पटवार और पुलिस के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज मेरे और गणेश सर के द्वारा जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रारंभ की जा रही है। मानसून प्री मानसून ऑफर आप लोगों के लिए है। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए विशेष सौगात हम लेके आए हैं। एग्जाम से पहले आपको एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करनी है, कैसे पेपर आपको हैंडल करना है, ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अनअकैडमी पर ही दोस्तों आरपीएससी कैटेगरी में आपको ये कोर्स हमारा मिलने वाला है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स और देखना चाहते हैं या फिर क्लासें देखना चाहते हैं तो 3 मंथ का कोर्स आप लोग ले सकते हैं। वाईफाई राज हमारा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको 10% का डिस्काउंट इस कोर्स में मिल सकेगा। अब देखिएगा, मौर्यकालीन कला में पिछले सेशन में मैंने आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये बताया था। क्या मैंने ये कहा था कि हमें आपके बुलंदी बाग क्षेत्र से मौर्यकालीन लकड़ी का महल मिला है, और पटना के समीर कुम्भहार की बात अगर की जाएगी, राजप्रासाद के अवशेष अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मैंने ये भी बताया था चीनी यात्री फायान के अनुसार ये कहा गया कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं बल्कि देवों के द्वारा निर्मित आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके अशोक के जो एकाश्म स्तंभ आते हैं उनके बारे में। तो मौर्यकालीन कला की बात हम कर रहे हैं। मौर्यकालीन कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की अगर बात की जाएगी तो अशोक के स्तंभ लेख आते हैं। अशोक के एकाश्म स्तंभ की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। एकाश्म स्तंभ का मतलब ये हुआ कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया स्तंभ जो आता है इसको एकाश्म स्तंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? एकाश्म स्तंभ। तो इधर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्यारे मित्रों, एकाश्म स्तंभ जो आता है उसके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब जो अशोक के एकाश्म स्तंभ जो आते हैं इनकी बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था इनको। और दोस्तों इनमें जो आपके पत्थर का प्रयोग जो किया गया था उसकी बात अगर हम करेंगे तो ये जो पत्थर इनमें जो स्तंभों में अपने को देखने को मिलता है, तो यूपी की बात अगर की जाएगी, यूपी के चुनार के बलुआ पत्थरों का प्रयोग इसमें किया गया था। यूपी के चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। और ये स्तंभ जो हैं ये अपनी चमकदार पुलिस के लिए जाने जाते हैं। चमकदार पुलिस के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है ना। ये इसकी आपके एकाश्म स्तंभों की जो स्तंभ लेख जो अशोक के आता है उनकी प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आगे जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके जो अशोक के स्तंभ आते हैं उनके बारे में। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोई पत्थर का बना हुआ स्तंभ बना हुआ है, और इसके ऊपरी भाग के ऊपर क्या है, उल्टे कमल के आकार का चिन्ह जो है या फिर उल्टी घंटी नुमा आकार का चित्र जो है ये अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों आपके किसका अंकन किया गया है,
पशुओं की आकृति जो है ये अपने को देखने को मिलती है। तो मैंने आपको ये बताया कि शीर्ष जो है इसके ऊपर आपके पशुओं की मूर्तियाँ, ये इसकी विशेषता आती हैं। अशोक के जो स्तंभ आते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पशुओं की मूर्तियाँ या फिर आपके यहाँ पर अवांगमुखी कमल या फिर उल्टा कमल हम कह सकते हैं। उल्टा कमल अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये आपका क्या हो गया है, पत्थर हो गया या फिर स्तंभ हो गया है। इसका ऊपरी भाग मैंने आपको बताया, उसके ऊपर पशुओं की मूर्तियाँ, फिर आपके उल्टा कमल और यह आपका स्तंभ, इस प्रकार अपने को देखने को मिलता है। तो जो शीर्ष पर जो पशु आते हैं उनको लेकर के अगर आपसे पूछा जाएगा, शीर्ष पर जो पशु आते हैं उनको लेकर के कि कौन कौन से पशुओं का अंकन किया गया था, एक तो आपके हाथी, एक आपके सिंह तथा घोड़ा और बैल की बात अगर हम करेंगे तो इनका अंकन जो है ये अपने को दोस्तों देखने को मिलता है। अब इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ आता है उसको अगर हम देखते हैं तो कौन सा आता है, आपको पता होगा, सारनाथ का तो नाम आपने सुना ही होगा। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ स्तंभ और दूसरी तरफ हम पशु की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्तंभ हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सारनाथ का स्तंभ, और इसके ऊपरी भाग के ऊपर 4 सिंह जो हैं ये अपने को देखने को मिलते हैं। मतलब 4 सिंह पीठ सटाए हुए इसके ऊपर बैठे हैं। और इसी सारनाथ स्तंभ की बात अगर की जाएगी, आपको पता होगा इसी से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये दोस्तों लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है, ये भी आपको पता होगा। और इसमें एक चक्र अपने को देखने को मिलता है और ये चक्र जो है ये आपके यहाँ पर बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से, धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक हम कह सकते हैं इसको। तो बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक जो इस चक्र में अपने को देखने को मिलता है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इसको माना जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, ये जो चक्र है इसमें कुल आपके 32 तीलियां अपने को देखने को मिलती हैं। कितनी तीलियां देखने को मिलती हैं? 32 तीलियां अपने को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हाँ जी, ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा था 32 तीलियों के बारे में कि इसमें जो चक्र है ये बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है और इसमें कुल आपके 32 तीलियां हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सर, अब आप कहेंगे सर हम तिरंगे झंडे में जो चक्र आता है उसमें तो 24 तीलियां आती हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं सारनाथ के स्तंभ के बारे में, जिससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इसके ऊपर 4 सिंह जो हैं ये पशु जो आपके हैं, जो ये पीठ सटाए हुए बैठे हैं और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हमने सारनाथ के बारे में बात की है। और कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अशोक के स्तंभ जो आते हैं उनको अगर देखें, जैसे आपके सांची का स्तंभ आता है। सांची स्तंभ की बात अगर की जाएगी तो सांची के स्तंभ के ऊपर भी अपने को ऊपरी भाग पर 4 सिंह ही देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सेम आपके किसकी तरह, सारनाथ की तरह। इसी प्रकार लोरिया नंदनगढ़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैंने आपको अभी सुनाया है। लोरिया नंदनगढ़, और लोरिया नंदनगढ़ जो है इसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों 1 सिंह ही अपने को देखने को मिलता है, केवल 1 सिंह को बैठाया गया है। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट स्तंभ आता है वैशाली स्तंभ, और इस वैशाली स्तंभ के शीर्ष पर अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर भी दोस्तों 1 सिंह ही बैठाया गया है। और जो संकीसा स्तंभ आता है इसकी बात अगर हम करेंगे तो इस संकीसा स्तंभ के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों एक
हाथी को बैठाया गया है। एक भी लिख देता हूँ साथ में मैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इनको आप लोग अवश्य ही ध्यान में रखिएगा कि कौन सा पशु जो है ये किस स्तंभ के ऊपर बैठा हुआ है। ये भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो आती है अशोक को लेकर के, क्या अशोक ने आपके गुफाओं का निर्माण करवाया था क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बराबर की गुफाओं का निर्माण जो आपके गया बिहार में आती हैं, उनका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो अशोक ने गुफा निर्माण प्रारंभ किया और ये गुफा निर्माण की बात अगर की जाएगी, जैसे बराबर की गुफाओं की बात अगर हम करेंगे, जो आपके गया लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, जानते ही हो आप लोग सभी, गया डिस्ट्रिक्ट में 4 गुफाओं का निर्माण यहाँ पर किया गया। कितनी गुफाओं का निर्माण? 4 गुफाओं का निर्माण जो था ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, और इनके अलग अलग नाम अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे एक का नाम आता है सुदामा, एक का नाम आता है आपके कर्ण, इसी प्रकार एक का नाम आता है विश्व झोपड़ी, और एक का नाम मेरे प्यारे दोस्तों आपके आता है चौपार। इनके नाम आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, वैसे ध्यान में इनको रख सकते हो। सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी और चौपार, ये अशोक के द्वारा बराबर की 4 गुफाओं का निर्माण जो था ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और बराबर की गुफाओं में ही मेरे प्यारे दोस्तों एक गुफा और आती है। इन्हीं में अगर हम बात करेंगे, लोमस ऋषि की बात आती है, तो लोमस ऋषि की गुफा जो है ये भी मेरे प्यारे दोस्तों अपने को यहीं पर देखने को मिलती है। और इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लेगा तो इसका निर्माण मेरे प्यारे दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था? यह अशोक के पुत्र का नाम आता दशरथ, उसके द्वारा इसका निर्माण जो है ये दोस्तों करवाया गया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने इनका निर्माण जो है ये लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया, सांची स्तंभ पर 4 सिंह है, लोरिया नंदनगढ़ पर 1 सिंह, वैशाली स्तंभ पर 1 सिंह, संकीसा स्तंभ जो आता है उसके ऊपर 1 हाथी, और गुफा निर्माण का कार्य अशोक ने प्रारंभ करवाया। बराबर की 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जैसे सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी, चौपार, और इन्हीं में एक लोमस ऋषि की गुफा आती है जिसका निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों आपके यहाँ पर अशोक के जो प्रमुख शिलालेख आते हैं उनके बारे में। अशोक के प्रमुख शिलालेख, वैसे तो आपको पता होगा कि जो प्रमुख शिलालेख आते हैं इनकी संख्या कितनी है? 14 आते हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनके विषय वस्तु के बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास यहाँ पर मैं करूँगा, ताकि आपको आसानी से दोस्तों जानकर, मतलब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आप उसको ठीक कर सको। एक बार आप सेशन को शेयर कर दो यार, ऐसे क्या ठंडे पड़े हो एकदम, जल्दी से जल्दी शेयर करो। देखें तो मेरे प्यारे दोस्तों, पशु हत्या पर रोक लगाने का कार्य अशोक के द्वारा किया गया, इसकी जानकारी अपने को मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम शिलालेख से प्राप्त होती है। इसी प्रकार द्वितीय शिलालेख की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो द्वितीय शिलालेख की जो महत्वपूर्ण बात आती है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह आती है मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की बात यहाँ पर दोस्तों जो है, चिकित्सा व्यवस्था की बात जो है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों द्वितीय शिलालेख में अशोक के की गई है। मैं मेन इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके पटवार और पुलिस के लेवल पर इंपॉर्टेंट जो हो सकती हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिएगा, युक्तों को प्रादेशिक व
और रज्जुक के साथ या रज्जुक या फिर मैं राजुक लिख सकता हूँ राजुक के साथ प्रत्येक 5वें वर्ष दौरे के जो आदेश दिए गए थे, दौरे का जो आदेश दिया गया था, इसकी जानकारी अपने को तृतीय शिलालेख से प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो मेरे प्यारे दोस्तों चतुर्थ शिलालेख जो आता है अशोक का, उसमें क्या इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति को अपनाया गया था अशोक के द्वारा। भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति, भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की जो नीति जो अपनाई गई थी, घोष की नीति की बात जो अशोक के द्वारा की गई थी, इसकी जानकारी अपने को चतुर्थ शिलालेख से प्राप्त होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें प्रथम शिलालेख काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 5वें शिलालेख की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, तो 5वां शिलालेख जो आता है, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों धम महामात्र की नियुक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। धम महामात्र की नियुक्ति जो अशोक के द्वारा की गई, उसकी जानकारी अपने को इस 5वें शिलालेख से प्राप्त होती है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया कि मेरे प्यारे दोस्तों 5वें शिलालेख से अपने को यहाँ पर जो है धम महामात्र की नियुक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और इम्पोर्टेंट 5वें के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर 9वां शिलालेख आता है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। 9वां शिलालेख जो आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें धम मंगल जो है, इस धम मंगल को सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ जो है, ये मेरे प्यारे दोस्तों बताया गया है। इसकी जानकारी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है, 9वें शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों आपके 10वां शिलालेख जो आता है, उसकी बात हम करते हैं। 10वां शिलालेख, और 10वां शिलालेख जो आता है, इसमें धम की जो श्रेष्ठता आती है उसके ऊपर बल दिया गया है। धम की श्रेष्ठता पर बल की जानकारी अपने को यहाँ से 10वें शिलालेख से प्राप्त होती है। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट शिलालेख आता है, यह आपका 12वां शिलालेख आता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है 12वां शिलालेख। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी, किसकी जानकारी, धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी जो है, ये हमें 12वें शिलालेख से प्राप्त होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका अभिलेख आता है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, उसके बारे में अगर बात की जाएगी तो 13वां शिलालेख जो है, इसमें एक तो कलिंग युद्ध की बात आती है। कलिंग युद्ध की जानकारी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। और साथ में अगर हम बात करेंगे पड़ोसी राज्य जो आते हैं अशोक के, पड़ोसी राज्यों की जानकारी भी मेरे प्यारे दोस्तों अपने को इसी 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपके यहाँ पर जो है आपके कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी, या कलिंग युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई उसके बारे में, और अशोक के जो पड़ोसी राज्य आते हैं उनके बारे में भी जानकारी अपने को इसी 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। तो 9वां शिलालेख धम मंगल को श्रेष्ठ बताने का कार्य इसमें किया गया। 10वां आपके धम की श्रेष्ठता के ऊपर बल दिया गया। 12वां धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध में विजय की जानकारी और पड़ोसी राज्यों की जानकारी। ये सारी जानकारियां हमें दोस्तों इसी 13वें आपके जो अशोक के महत्वपूर्ण जो शिलालेख आते हैं उनसे प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों कल हमारा ये टॉपिक जो है, कल हम इसको फिनिश कर देंगे, और उसके बाद में जो आपका गुप्ता पीरियड आता है, गुप्त काल जो आता है, उसको टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे।
उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको पता होगा प्री मानसून ऑफर आपके लिए राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए विशेष होगा। तो एग्जाम से पहले एग्जाम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आरपीएससी कैटेगरी में दोस्तों आपको ये कोर्स हमारा मिल जाएगा। अगर ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 1 मंथ का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्लासें भी अगर लेना चाहते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी आप साथ में करना चाहते हैं, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिएगा। वाईफाई राज हमारा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप इसमें जुड़े हुए नहीं हो तो इस पर यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम कल करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस।